Thank you, sir. Good afternoon to one and all present here. It's my honor that I got the privilege to be a resource person by the CBSE and the Government of India to conduct this financial retirement planning. So this is conducted by a government. It is a big agenda that CBSE has got it by the government to complete it. So that this is started by teachers only. This program has been implemented to give training to the teachers because government thinks that teachers are the mentor of the society. So they have a big motto to achieve this target during the end of March so that they can implement it as a subject. So unless and until we teachers will not understand the things, then how we will explain this to the students. So I am also thankful to NSC who has given the opportunity to be a resource person. Thank you, sir. Sir. सर इसके पहले इसके बाद एक स्लाइड आएगी एनएससी की। हाँ एक्नॉलेजमेंट इसके साथ एक फोटोग्राफ लेना नहीं फर्स्ट ठीक सर इसके साथ एक फोटो ले लीजिए। Basis of financial and retirement planning. Now all are we aware about finance? बिना फाइनेंस के आज के दिन में कुछ नहीं होता है। हम लोग अगर यहाँ काम करने के लिए आए हैं तो उसके पीछे भी मोटो है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी होनी चाहिए, तभी हम अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये फाइनेंस जो हमारे पास आता है ये हम अर्निंग सोर्स है हमारा। जब तक हम अर्निंग में रहते हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसे हम फ्लॉलेसली फुलफिल करते रहते हैं बिकॉज we are able to achieve all our needs, goals and whatever our desires are there, हम सब चीज करते हैं। लेकिन ये आता कहाँ है? ये हमारा आज के सेविंग से ही हम अपने आने वाले दिन में इसको फुलफिल कर पाते हैं। तो हमारी जो फाइनेंशियल है स्टेटस हम शुरू से देखते हैं, हमारे परिवार में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी हम देखते रहते हैं कि वो किस तरह से हर चीज को अच्छे से मैनेज करते हैं और हम उन्हीं से अडॉप्ट करते हैं और फिर अपने जनरेशन को आगे देते हैं। तो जब ये अर्निंग जो है हमारे स्टेजेस है, इसके लाइफ स्टेजेस जो है, ये लाइफ स्टेजेस क्या है? हमारा बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो बर्थ से 25 इयर्स तक वी आर अंडर आवर पेरेंट्स, they are supposed to fulfill all our needs and desires and dreams. हमारे पेरेंट्स 25 साल के एज तक हमारे सारे ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं, वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट आफ्टर एज ऑफ 25? दैट कम्स द सेकंड फेज। तो 25 साल के उम्र तक हम फ्री रहते हैं, मेंटली हमें कोई परेशानी नहीं होती है कि हम अपने फाइनेंस को कहाँ से अरेंज करेंगे, हमारे जो नीड्स है जो रिक्वायरमेंट्स है हम उसको कहाँ से लाएंगे, कहाँ से फुलफिल करेंगे, वो सब हमारे पेरेंट्स के ऊपर होता है। लेकिन जब हम पढ़ के 25 इयर्स पार कर लेते हैं और जब हम सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में एंटर करते हैं तो दैट स्टार्ट्स द थिंकिंग टू हाउ आवर फाइनेंशियल कंडीशन विल डेवलप, कि हम अपने फाइनेंशियल तब हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम एक टारगेट सेट करते हैं कि हमें एक अच्छी जॉब मिले, जो हम स्टडीज एरिया में हम कंप्लीट करते हैं वो हम 25 के बाद में जाके उसको स्टार्ट करते बिगिन करते हैं अर्ली स्टेज में 25 से 30 के बीच में। दिस इज द स्टेज वेयर वी स्टार्ट अर्निंग। कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर?
बच्चे होते तो हम प्लानिंग स्टार्ट करते हैं कि हमारा सारा काम किस तरह से फ्लोलेसली हम कर पाए। फिर हम अपना प्लान वे में हम अपने सारी चीजों को कंडक्ट करते हैं, घर बनाते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है, उनके हायर एजुकेशन होते हैं, फिर अपनी भी कुछ नीड्स होती है उसको भी फुलफिल करते हैं, कुछ इमरजेंसीज आती है, अनप्रेडिक्टेड सिचुएशंस आते हैं तो उसको भी हम हैंडल कर लेते हैं। अब इस एज में जो हमारा जो अर्निंग होता है वो तो ग्रो करते रहता है और उसको आगे हम लोग फुलफिल भी कर पाते हैं इजीली, क्योंकि हमारे पास एक जो अर्निंग का जो जरिया है वो फ्लोलेसली आते रहता है। तो इस एज में हम बच्चों की शादी, पढ़ाई, अपने सारे अचीवमेंट सारे तय करते रहते हैं और किसी तरह की इमरजेंसी होती है तो उसको हमको सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जब हम 60s के करीब पहुंचते हैं, हमारे बच्चे सेटल हो जाते हैं, हमारा घर बन जाते हैं, जैसे हम घर बनाते हैं तो हमारा प्लानिंग होती है, पहले वी प्लान आउट कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसके एक्सपेंसेस के ऊपर में, तो जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सब की रिक्वायरमेंट हम अपने अर्न से फुलफिल करते जाते हैं कि वो हमारा ग्रोथ होते रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम रिटायरमेंट के करीब आते हैं, as we reach at the age of 60, what happens? 60 के बाद में हम रिटायर होते हैं, हमारा सबसे पहला सिचुएशन जो आता है वो है हमारी सोर्स ऑफ इनकम स्टॉप हो जाती है। 60s के बाद में हम रिटायर कर जाते हैं, हमारे सोर्स ऑफ इनकम स्टॉप हो जाती है। तो ये प्लानिंग्स जो हम करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं, जैसे बैलेंस टुडेज नीड विद योर गोल फॉर द फ्यूचर, अडैप्ट चेंज इन योर सर्कमस्टेंसेस एंड नीड्स। किसी तरह की कुछ फेरबदल भी करनी होती है तो हम इजीली उसको चेंज कर पाते हैं। सेव मनी यू नीड टू अचीव योर गोल, प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज, प्रिपेयर फॉर रिटायरमेंट, मैनेज योर टैक्सेस, लीड योर लाइफ विद अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये सब सारे टारगेट्स होते हैं जिसको हम इजीली अचीव कर पाते हैं। नाउ उसके बाद जब हम रिटायरमेंट के कगार पे आते हैं तो बेसिस ऑफ फाइनेंशियल प्लान कि अब हम कहाँ हैं और कहाँ जाना है और हाउ डू आई गेट हियर टू देयर। अब हमारे पास तो सोर्स ऑफ इनकम है नहीं तो हम क्या करते हैं, तो जब हम सर्विस पीरियड में रहते हैं तो हर महीने हमारा एक प्लानिंग होता है, हमारा बजट होता है कि हम इतने पैसे में ये करेंगे, इतने पैसे बच्चों में जाएगा, इतना पैसा हमारे एक्सपेंसेस में आएंगे, हमारी ग्रोसरीज में आएंगे, सारा प्लान वे में करते हैं। और कुछ अनप्रिडिक्टेड अगर सिचुएशंस आता है, कोई गेस्ट आ गया, कोई बीमार हो गया, कुछ इमरजेंसीज आ गई, तो चलो इस महीना मैनेज हो गया, इस महीने हमारा सेविंग नहीं हो पाएगा, हम नेक्स्ट मंथ में कर लेंगे। लेकिन सेविंग हम कैसे कर पाते हैं, तो हम जैसे बचपन से हम लोग अपने घर में सबको ही देखते आए हैं कि हमारी सेविंग्स कैसे होती है। तो हम लोग अपने मम्मी पापा को देखे हैं, वो भी अपने मम्मी पापा को देखे कि हम लोग का सबसे पहला जो मेथड होता है सेविंग का वो बैंकिंग है। हम लोग का सैलरी भी जो है वो बैंक में ही डायरेक्ट जाता है, अब तो बैंक पेमेंट होता ही है कहीं, तो हम बैंक में ही अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं और वो तरह तरह के स्कीम्स के माध्यम से करते हैं। लाइक रिकरिंग डिपॉजिट इज देयर, देन सेव फिक्स्ड डिपॉजिट इज देयर, कुछ बचता है तो हम लोग उसको सेव करते हैं, सेविंग अकाउंट है, हमारा डिपॉजिट इंश्योरेंस है। तो ये सब कुछ मेथड्स है जिसके जरिए हम अपने सेविंग्स को बैंकों में सेव रखें ताकि हमारी कुछ जरूरतें आगे चल के पूरी हो सके। नेक्स्ट इज नाउ ये बैंक का, जब हम बैंक में पैसे रखते हैं, हमारा बैंक में सेविंग होता है, तो जब भी हमको जरूरत पड़ती है तो हम बैंक के चक्कर लगाते हैं। कभी बैंक बंद हो गया, कभी कुछ रहा, कभी भीड़ है, तो बहुत तरह के इश्यूज होते हैं। तो ये बैंकिंग को सॉर्ट आउट करने के लिए अब क्या हो गया है, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल मोड आ गया है सारा करने के लिए। तो ये डिजिटल पेमेंट के थ्रू हम लोग पेमेंट इजीली ट्रांजेक्शन्स भी कर पाते हैं, घर बैठे कर लेते हैं। अगर किसी को देना है, किसी से लेना है, तो इजीली हम ये नेट बैंकिंग के माध्यम से कर लेते हैं। तो दिस हैज मेड अ टाइम सेविंग, इट हैज बिकम अ टाइम सेवर फॉर अस। अब हमारे ये टेंशन नहीं रहती है कि हमको छुट्टी लेकर के जाना है कि भाई बैंक जाना है, 2 बजे के बाद बैंक भी बंद हो जाएगी। इसके बीच में भी बहुत सारे काम हम कर पाते हैं। सेकेंड इज ये डिजिटल पेमेंट जो है इसके बहुत सारे मेथड्स हैं।
करते हैं तो हमको बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। वो सावधानी क्या है कि हम लोग फ्रीली कहीं भी ऐसे ही ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। कभी जरूरत पड़ी, अब ज्यादातर लोग पॉकेट में कैश रखते नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अनसेफ हो गया है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डिजिटल पेमेंट का ही मोड अप्लाई करते हैं। तो हमको इसके कुछ डूज और डोंट्स को भी रखना है। Now what are the do's and don'ts? तो जैसे हम लोग सबको को पता है कि use password for your mobile and computer so that no one else can access your system. Second is always visit your bank's secured internet banking site regularly. Log out of your internet banking immediately after you have completed your transaction. If you suspect unauthorized transaction in your amount, report it to your bank immediately. ये सब सारे पॉइंट से हम लोग अवेयर हैं कि हम लोग को किस तरह डिजिटल मोड को अप्लाई करना है, यूज करना है। अगर किसी तरह की अनऑथराइज पर्सन या किसी तरह का अनऑथराइज ट्रांजेक्शन, कभी कभी क्या होता है कि हमारे मोबाइल्स में हम लोगों को कुछ इस तरह के मैसेज आते हैं तो मन में लालच हो जाता है। बहुत कोई अनअवेयरनेस में ओटीपी अगर शेयर कर दिए तो हमारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। कभी हम ज्यादातर सबको ही हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दुकान जाने की फुर्सत किसी को नहीं है। स्पेशली हम टीचर्स को, स्पेशली ये टीचर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। आज के डेट में हम लोगों को सीबीएसई इतना काम दे दिया है कि बच्चों के अपलिफ्टमेंट के साथ अपनी भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है और टाइम इश्यूज होते हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं, घर बैठे यहाँ तक कि ग्रोसरी भी मंगा लेते हैं। Am I right or wrong? तो उस मोड में कभी कभी क्या होता है ना कि किसी साइट से हम लोगों को एक कॉल आ गया, हम लोग काम में व्यस्त हैं कि भाई आपका कार्ड सीज हो गया है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है, आप प्लीज उसके पीछे जो नंबर होता है उसको शेयर कीजिए, या फिर एक ओटीपी जाएगा आप उसको शेयर करो। तो कभी कभी अनायास होता है कि हम लोग उस ओटीपी को शेयर कर लेते हैं। तो जब ओटीपी शेयर कर लेते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता तो व्हाट हैपेंस दैट टाइम कि हमारा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाता है। और वो ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट होता है तो हम लोग को समझ में आती है कि अरे ये कुछ गड़बड़ गलत हो गया। आई विल एक्सप्लेन माय शेयर माय ओन एक्सपीरियंस। हमारे बड़े भैया इंजीनियर हैं और इतने शातिर है, वो इतने स्मार्ट है और वो बेवकूफ बन गए कि एक मीटिंग में बैठे हुए थे, उनको एक फोन आया कि भाई एक ओटीपी जाएगा, आप शेयर करो, हम बैंक से बोल रहे हैं। उन्होंने शेयर कर दिया, धड़ाधड़ 40,000 की चपत लग गई। तो इस तरह की चीजों से भी हम लोगों को बदलना है कि दैट इज द डोंट्स एरिया। व्हाट इज दैट? नेवर शेयर योर मोबाइल बैंकिंग लॉगिन एंड पासवर्ड ऑफ द फोन, मेमोराइज इट। हम लोग की आदत होती है कि मोबाइल में आजकल के डेट में एक दूसरे से अगर किसी का नंबर पूछेंगे तो नंबर याद नहीं, सेव करके छोड़ दिए। जैसे पहले हम लोग को नंबर याद होती थी, अब क्या करते हैं, मोबाइल निकाला, सेव कर लिए, रख लिए, फिनिश हो गया। अब मेमोराइज करना हम लोग भूल गए हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को मेमोराइज करके रखनी चाहिए, ना कि उसको हम पासवर्ड है, ओटीपी नंबर है, हमारा जो डेबिट कार्ड का जो पासवर्ड हम लोग भरते हैं बैंक के जाके कैश ट्रांजेक्शन के समय, तो वो सब चीज कभी भी मोबाइल में सेव करके नहीं रखना चाहिए। वो सब हम लोग को मेमोराइज करना चाहिए। नेवर लीव योर हैंडसेट अनअटेंडेड और लॉग आउट इनटू अ मोबाइल बैंकिंग ऐप। नेवर लीव योर फोन unattended while carrying out financial transaction through mobile। कभी कभी क्या होता है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, मॉल्स में हो गया, आपका स्टेशंस में हो गया, किसी तरह कोई भी भीड़ भाड़ वाला एरिया में अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो हमारे लिए रिस्की है, क्योंकि हम आजकल हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, तो हमारे ऊपर कौन क्या नजर रखे हुए है। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए कि इस एरिया को हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस। सेकेंड जो हमारा प्लान है सेविंग का, वो है लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस हम लोग सबको ही अवेयर है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है। एक तरह की ऐसी पॉलिसी है कि टीवी में भी आता है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी।
तो जीवन के साथ है तो सही, चलो सब चीज अच्छा चलेगा, और जीवन के बाद आया तो कम से कम फैमिली को एक सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है, जिससे हम उनको एक कमी, जो पर्सन की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट उनके जो नीड्स है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, इस प्लान के थ्रू हम लोग उनको एक कवरेज दे सकते हैं। नाउ व्हाट आर द सिंपल रूल्स टू फाइंड आउट हाउ मच टर्म कवर यू नीड? एन एग्जांपल, लाइक अगर हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें हमारे लोन्स है, एजुकेशन एक्सपेंस ऑफ चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन मैरिज है, लेगेसी ऑफ फैमिली है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने नीड्स को पीछे रख देते हैं, लेकिन फैमिली की जो लेगेसी होती है उससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो दीज आर सम पॉइंट्स। सेकेंड इज, आपकी जो भी टर्म्स है, जो भी आपकी सेविंग है, उसको आप अपने सोर्स ऑफ इनकम जो है, जो उसमें कर रहे हो, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका अमाउंट आ जाएगा कि आपको कितनी बचत हो रही है। नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? आज से 10 साल 15 साल पहले हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हम लोग अवेयर नहीं थे। Am I right or wrong? कि ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या है हम लोग को नहीं पता। अगर बीमार पड़े, हॉस्पिटल गए, जो भी बिल्स आए पेरेंट्स भरे, हम लोग भरते। लेकिन अब क्या आ गया है कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी चलाई है हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पेड और हॉस्पिटलाइजेशन बिल इंक्लूडिंग प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये हमें हॉस्पिटल के पहले और बाद दोनों हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। आजकल हम जानते हैं कि अगर बीमार हो गए तो दिमाग में सबसे पहली बात जो आती है कि अरे हॉस्पिटल का बिल तो बहुत लंबी चौड़ी आएगी, और अगर हमारे एक्सपेंसेस बहुत है और हमारी पॉकेट अभी हमको अलाउ नहीं कर रहा है, तो ये हमको एक मेंटल स्ट्रेस दे देता है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम कराते हैं तो ये हेल्थ इंश्योरेंस हमारे मेंटल स्ट्रेस को थोड़ा कम करता है। कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जो हमारे जो हेल्थ का इश्यूज आते हैं तो वो खुद ही डायरेक्ट से डील कर लेते हैं, और कभी कभी हमारे वायर जाकर के उस इंश्योरेंस को वो कंप्लीट करते हैं, ताकि हमारे जो पॉकेट है उस पर बर्डन नहीं पड़ता है। ये हमारा इंश्योरेंस जो है उसका कवरेज वो दे देता है। आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप लोग अवेयर होंगे ही, बहुतों ने कराया भी होगा। हमारे गवर्नमेंट एक चलाया है भी आयुष्मान स्कीम योजना भी, जिसमें बहुत सारे जो हमारे गरीब लोग हैं उनको भी बहुत, अगर कोई ऐसी क्रिटिकल बीमारी हो गई है तो उसकी भी कवरेज है। अब अगर हम ये सब करते हैं तो हम अपने रिटायरमेंट के बाद, हर कोई चाहता है इस तरह की जिंदगी जीना कि हमारे लैविश लाइफ में हमारे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई। अब जब हम जॉब एरिया में रहते हैं 25 से 60 के बीच में, तो हम फ्लोलेसली सारा काम करते हैं, सारे इमरजेंसीज हैंडल करते हैं, किसी तरह की सिचुएशन आती है तो हमें चिंता नहीं होती है। लेकिन उसी दौरान अगर हम छोटी छोटी सेविंग करते हैं तो वो हमको एक बहुत बड़ी राहत देती है। कब? जब हम रिटायर कर जाते हैं। उस समय हमारी मेंटल स्ट्रेस हमको ये नहीं सोचने पे मजबूर करती है कि अब क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, अगर हम बीमार हो गए तो फिर उसको कौन, जो एक्सपेंसेस आएंगे उसको कौन देगा। हम ना बच्चों पे डिपेंड रहते हैं ना किसी और पे। वो हमारी एरिया को हम खुद फुलफिल कर पाते हैं इन इंश्योरेंस के माध्यम से। सेकेंडली इज कि हमारे स्ट्रेस को लेवल को तो कम करते ही है, हमारे रिटायरमेंट के बाद भी हमारे ड्रीम होते हैं। जब हम जॉब एरिया में रहते हैं बिफोर 60s 25 to 60s में क्या होता है कि हमारे उस समय के ड्रीम्स और गोल्स जो होते हैं उसको तो हम लोग एक जिम्मेवारी की तरह पूरी करते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद हमको लगता है कि बच्चे सेटल हो गए, घर भी हो गया, सारी चीजें हैं, अब आराम से जिंदगी चलेगी। हमारा जो लिविंग और स्टैंडर्ड है उससे तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते हैं। करते हैं क्या? हमारे खर्चे तो कम नहीं होते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी हम अपने घर में मम्मी पापा होंगे तो उनको भी देखते हैं, फिर उनके कुछ और सपने ऐड हो जाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम घूमने जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद कुछ दिन यहाँ रहेंगे। बहुत तरह के स्कीम्स उनके माइंड में चलते हैं। तो ये स्कीम्स कैसे फुलफिल होती है? अगर हम सारे फाइनेंशियल प्लानिंग को, फाइनेंस को हम अपने प्लान वे में करते हैं। जैसे हम लोग टीचर्स हैं तो हम स्कूल आते हैं तो हमारी प्लानिंग रात से ही स्टार्ट हो जाती है, बिफोर गोइंग टू बेड। एम आई राइट? स्पेशली लेडी टीचर्स, gents don't take that I am a lady and being a lady I am taking a side of lady, because ladies की बहुत सारे काम होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं। हमारी प्लानिंग रात में बिस्तर जाने से ही हम लोग को नींद नहीं आती है कि भाई सुबह में नाश्ता क्या बनाना है, स्कूल में ये प्रोजेक्ट है उसको भी पूरा करना है, ये टेस्ट लेना है, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो बहुत सारा हमारा मेंटल स्ट्रेस भी होता है। तो हमको वो सारा
प्रिपरेशन रात में सोते सोते करके ही सुबह आनी होती है। और फिर यहाँ से जाने के जब हम स्कूल लेवल में होते हैं तो उस समय भी हमारी स्ट्रेस कम नहीं लगती है। स्कूल के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करते करते हमारा एक ध्यान चलते रहता है कि घर जाके भी पूरा प्लान होना। तो ये एक प्लान में हम चलते हैं तभी आज हम यहाँ है, नहीं तो घर में रहते हैं। Am I right or wrong? और जेंट्स भी अगर स्कूल आ पाते हैं तो लेडीज का ही सपोर्ट है तभी आ पाते हैं, नहीं तो नहीं आ पाते, बिना लेडीज के नहीं आ पाएंगे। व्हाट्सएप देखे थे कल जो लेडी थे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, तो पूछा जा रहा था एनकाउंटर पे कितना लोग को मारे हैं, लाहौर में एक मारे हैं, तो बोल रहे थे मजाक मजाक में मेरा हस्बैंड को बोला है ना, तो आप तो फिर एक मिशन में जाते हैं, हम 4 मिशन में जाते हैं। हम लोग लेडीज ये भी काम एनकाउंटर भी करते हैं, घर में ये काम करते हैं, वहाँ पे 4 काम एक साथ करते हैं। वो व्हाट्सएप में भेज देगा आपको ऑफिशियल ग्रुप में, देख लीजिए। बट व्हाई वरी अबाउट दिस नाउ? कभी ये मेंटल स्ट्रेस हम लोगों को होती है क्या? जब हम प्लान वे में नहीं चलते हैं तब। अगर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती है तब हमारे स्ट्रेस बढ़ जाते हैं कि अब हम रिटायर हो गए। जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है कि सोर्स ऑफ अर्निंग जो है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो स्टॉप हो गई है। एक हेवी अमाउंट जो आती थी जिससे हम सारी चीज मैनेज कर पाते थे, अब वो हमारे पास स्टॉप हो गया है। तो हमारे एक्सपेंसेस को कौन लीड करेगा, हमारे बजट को कौन फुलफिल करेगा, हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है, जो इमरजेंसीज है, अब वो कैसे उस टारगेट तक हम पहुंच पाए। तो दिस इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रोजेक्ट फ्रॉम द यूएन कि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। Securing retirement challenges, how we are living longer, health costs are skyrocketing, inflation is eating away our saving and breakdown in social system. अब रिटायरमेंट के बाद में बहुत कोई स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले लेते हैं कि अब क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे, बच्चों पे डिपेंड हो गए, बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये सब हमारी उम्र को कम कर देते हैं। जो हम 60 के बाद 20 जोड़ लें कि 80 साल जिएंगे तो उससे हम कम हो जाते हैं। और अगर हमारा हेल्थ प्रॉब्लम भी है तो वो भी एक टेंशन होती है कि हमारा हेल्थ इश्यूज है, अब इसके एक्सपेंसेस को कौन कैरी ऑन करेंगे। तो ये सब जो है ये हमारा सेविंग्स के माध्यम से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम्स इन्फ्लेशन इज ईटिंग अवे आवर सेविंग। इन्फ्लेशन जो है आज के दर में हम देख सकते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। हमको आज भी याद है कि जब मैं स्कूल में थी तो जो बड़ा ब्रेड आज हम 55 रुपया में खरीदते हैं वो हम 10 रुपया में खरीदते थे। आज देखते हैं कि वो 10 रुपये की कीमत क्या हो गई है, 55 रुपये हो गई है। बाल जो कटवाने जाते थे 5 से 10 रुपया में होता है, आज एक बच्चे की बाल कटवाने जाओ अगर पार्लर हाई फाई में चले गए तो 250 से 300 में नीचे बात ही नहीं करते। और तब भी लगती है कि बाल सिर में ही है, क्या काटा भगवान ने। उस दिन सर्विस होल्डर वाले जो है 60 साल तक वो बढ़िया है पसंद रहते हैं, बिजनेसमैन थोड़ा सा खराब पसंद रहते हैं, और 60 साल के बाद सर्विस होल्डर डाउन उल्टा हो जाते हैं और ये लोग बढ़िया में जाते हैं। तो ये सब चीज है, फायदा है ना उसमें। ये सब चीजें हैं जो हमको सोचने पे मजबूर करती है कि हम अपने फाइनेंस को एक प्रॉपर वे में आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन इन सोशल सिस्टम। पहले था कि दादी, चाचा, बुआ सब कोई एक जॉइंट फैमिली में एक लंबी चौड़ी फैमिली हुआ करती थी। अब क्या हो गया, फैमिली छोटी छोटी फैमिली में सिक्योर हो गए, न्यूक्लियर फैमिली में बंध के रह गया है। तो मम्मी पापा बच्चे बड़े हुए, फिर उनकी फैमिली अलग सेटअप हो गई। तो पहले जो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो ये क्या है, ये एक सोशल ब्रेकडाउन है। तो जब सोशली हम यूनाइटेड थे तो हमारे साथ किसी तरह की सिचुएशंस आते थे तो सब मिलके हैंडल कर लेते थे। अब क्या है कि हम लोगों को अलोन ही उस सिचुएशन को हैंडल करनी पड़ती है। तो ये भी एक तरह से हमारे फाइनेंस को इफेक्ट करता है। अब आप देख
साल के बाद में 1 लाख की वैल्यू क्या हो जाएगी 73,000। 10 साल के बाद में उसी 1 लाख की वैल्यू हो जाएगी 54,000। 15 साल के बाद में हो जाएगी 39,500 और 20 साल के बाद में वही 1 लाख की वैल्यू हो जाएगी 29,000। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन हमारे सेविंग्स पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। Now, I'm using your current monthly expenses. Suppose करो कि हमारे monthly expenses 25,000 है। अब taking into consideration annual inflation of 6%, अगर 6% के amount ratio से हम जाएंगे तो 5 साल 10 साल में ये पैसा बढ़ के कहाँ जाएगा? आज जो खर्चे हम आज जो खर्चे हम 25,000 में पूरी कर ले रहे हैं, आज से 5 साल के बाद में वही 25,000 एक्सपेंस को फुलफिल करने के लिए आपको 33,700 अमाउंट को बेयर करना होगा। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं 10 साल तो अमाउंट विल इंक्रीज इन 45,400। 20 साल अगर बढ़ते हैं तो 82,300 और 30 साल में उसी 25 साल की मूल्य का जो हो जाएगा वो है 1,44,000। तो इस तरह ये हमारा क्या कर रहा है, हमारे सेविंग्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। Now what do we think and what we need is really, हम सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर हम थोड़ा रखेंगे तो हमारा हो जाएगा, लेकिन वो हमारे एरिया को फुलफिल नहीं करता है। वो हमको जितना हमको चाहिए उससे कहीं ज्यादा हमको सेव करना है। Now what are the retirement plannings, like how much do I need to save now? अब जैसे पैसे की वैल्यू गिरते जा रही है तो उस अकॉर्डिंग हमको सेविंग भी बढ़ाना है। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। लाइक मंथली इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट टू बिल्ड द कॉर्पोरेट एक्सपेक्टिंग 12% रिटर्न। अब केस 1 में क्या है, कॉर्पोरेट अगर हम 12,000 रुपए मंथली सेविंग भी करते हैं तो वो हमको कितना देगा, टर्नअप 2.25 करोड़। और अगर हम 16,500 करते हैं तो वो हमारा टर्नअप 3.17 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि हम सेविंग जितने अर्ली स्टेज में करते हैं तो हमारा जो प्रीमियम होता है, जैसे आप लोग में से कितने जन LIC प्रीमियम भरते हो, मुझको लगता है लगभग भरते ही होंगे सब कुछ। तो अगर आपको ध्यान होगा तो आप देखेंगे कि LIC की जो प्रीमियम है, अगर हम लोगों ने कम एज में स्टार्ट किया तो हमारा प्रीमियम कम होता है, और जितने एज बढ़ता है, हमारे एज बढ़ गया तो हमारे प्रीमियम्स का अमाउंट भी अधिक हो जाता है कि तब हमको अधिक प्रीमियम भरना पड़ता है। Now what do we need to do to achieve the corporate? Save and invest. हमको सेव भी करना है और हमको इन्वेस्ट भी करना है। सेव करना है फ्यूचर के लिए और उसी सेविंग को हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो ग्रो अप हो सके। तो हम लोगों में से बहुत कोई ऐसे हैं कि पैसा को ग्रो करना कैसे है वो पता है, बहुत कोई इस मामले में उतने पारंगत नहीं होते, एक्सपर्टीज नहीं होते। तो व्हाट आर द हमारे ऐसे जो जीने का तरीका है क्या है, सेविंग आती है, फिर इनकम होता है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होते हैं, EMI होता है और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस होता है। तो ये क्या होता है, हमारे जो एक्सपेंसेस है उसको हमारा जो तरीका है वो पहला तरीका करना है, हमको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, EMI, इंटरनेट एक्सपेंसेस, इनकम और तब जाके सेविंग। ठीक है, इसका रूल ऑफ थंब क्या है कि इन्वेस्ट 80% ऑफ योर सेविंग इन SIP। SIP प्लान के बारे में कितने जन जानते हैं? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाउ टू इंक्रीज योर सेविंग? पहला है कि हम लोग एक बजट बनाते हैं कि हमारा मंथली इनकम इतना है, जो जो हमारे एरियाज है एक्सपेंसेस के उसको करके कि इस मंथ में हमारा कितना सेविंग है। तो मैनेज योर एक्सपेंसेस। फर्स्ट इज हाउ टू मैनेज द एक्सपेंसेस, देन नो व्हाट योर एक्सपेंसेस आर। कभी कभी होता है कि अनायास एक छोटी उदाहरण देती हूँ कि अगर हम शॉप जाते हैं या मॉल जाते हैं कोई 1-2 सामान खरीदने के लिए और लगे हाथ 3-4 सामान खरीदने के लिए, राइट और रॉन्ग? होता है। तो
ये क्या हो गया, जो हम 2 लेने गए थे, 2 के बदले हम 4 और 6 उठा के ले आए थे, तो वो हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो गए। तो उन पे हमको ध्यान रखना है। जरूरत, दुकान जाते तो लगता है सारी चीजें जरूरत की है, भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो। कीप एवरी रिसिप्ट, हर चीज की रिसिप्ट को हमको रखनी चाहिए। रिकॉर्ड एवरी एक्सपेंसेस डेली, टोटल योर एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द मंथ, डू दिस फॉर 3 months, रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस। ये हमारे बजट को बैलेंस करता है और हमारी सेविंग को इंक्रीज करती है। ये जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है उससे हम रेट पा सकते हैं। डिसिप्लिन रेगुलर सेविंग कैन प्रोड्यूस बिग रिजल्ट। अगर हम डिसिप्लिन वे में चलते हैं, डिसिप्लिन हम लोग हमेशा सिखाते हैं बच्चों को। तो यस, हम लोग स्कूल बच्चे आते हैं तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि स्टूडेंट, द चिल्ड्रन हु कम टू स्कूल, द फर्स्ट थिंग इज टू बी डिसिप्लिन। उसको हम डिसिप्लिन तभी सिखा सकते हैं जब हम खुद डिसिप्लिन हो। अगर हम ही डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो डिसिप्लिन हर एरिया को इम्प्रूव करती है, हमारे फाइनेंस को। जैसे होता है ना कि बूंद बूंद करके क्या बनता है, हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, बूंद बूंद करके घड़ा बनता, घट भरती है। जो लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर के टीचर होंगे, अगर हम गलत हो तो प्लीज करेक्ट मी। और पल पल मिलके समय साल बनता है। तो थोड़ी थोड़ी बचत ही हमको एक अच्छी राशि पे पहुंचाती है। जैसे किसी चीज को अगर हम लोग दूर से देखें तो बहुत छोटी लगती है, हमारा बजट भी वैसे, बचत भी वैसे ही, हमारी सेविंग्स भी वैसे ही। हमको लगता है कि अरे इस महीना हमारा 500 ही रुपया बचा, चलो ये तो बहुत कम राशि है, 500 लेके मार्केट निकलिए, कुछ नहीं लेके आ पाते हैं। मुझे आज भी याद है कि 50 रुपया में एक झोली सब्जी लेके आते थे जब छोटे थे, क्लास 3-4 में थे। तो पापा हमारे सिखाते थे रूल्स। तो हम लोग बोलते थे कि पापा हम लोग को क्यों देते हैं पैसा बाजार जाने के लिए, तो बेटा आप सीखो कि किस तरह मैनेज करते हैं चीज को और कैसे खरीदारी की जाती है। ट्रिप्स भी सिखाते थे। आज 500 रुपया लेके बाजार जाओ, सब्जी की झोली भरती भी नहीं, आधा झोली सब्जी भी नहीं हो पाता। तो डिसिप्लिन जो है, ये छोटी छोटी बचत जो हम करते हैं, यही हमको कहाँ पहुंचाती है, एक बड़ी अमाउंट के पास में। और वो हमको पहले नहीं दिखता है, वो हमको एंड में दिखता है। जब वो कंप्लीट होती है, मैच्योरिटी होती है उसको, तब लगता है कि अरे हम तो इतना छोटा अमाउंट जमा करके हम इतनी बड़ी राशि को पा गए हैं। जैसे ये अर्ली इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 5000 मंथली इन्वेस्ट करते हो 5, तो आपका रिटर्न इसमें 12% अगर जोड़ेंगे तो पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग उसका ग्रोथ भी होगा। अगर आप पीरियड ऑफ टाइम और इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग करोगे और टाइम लेट लगाओगे तो आपका वो ग्रोथ आपको एंड में जाके अधिक नहीं देगी। नो योर ऑप्शंस। अब इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और बैंकिंग के अलावा व्हाट आर द अदर एरियाज वेयर वी कैन सेव एंड ग्रो आवर मनी। तो दीज आर नो योर ऑप्शंस, दैट सेविंग बैंक अकाउंट्स, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, नेशनल पेंशन स्कीम, कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट, गवर्नमेंट सेविंग, रियल एस्टेट्स, बॉन्ड, शेयर्स, गोल्ड एंड म्यूचुअल फंड्स। Clear? These are the other sources of saving money. जैसे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इक्विटी इज द बेस्ट बेट टू अचीव रिटायरमेंट गोल। अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं क्रॉस इक्विटी और फिक्स डिपॉजिट और गोल्ड में सपोज कीजिए, तो हमारा जो रिटर्न है वो हमको आप देख सकते हैं कि 10 years, 5 years और 3 years में उसकी ग्रोथ कहाँ से कहाँ जाएगी। तो सबसे पहले है कि हम लोग गोल्ड के रूप में भी सेविंग करते हैं। पैसे कुछ आ गए तो गोल्ड खरीद लिए, वो हमारी सेविंग हो गई। हालांकि अब गोल्ड का दाम भी अनवेलेबल है ना, हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो बेस्ट है कि हमारा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट जो है उसका रिटर्न हमको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी, तो ये है इक्विटी में। These are equities share market actually। आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, सेंसेक्स का नाम सुने ही होंगे। तो ये सब एरियाज है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली अपना पैसा नहीं लगाते। ये जो है व्हाट यू मिस्ड,
कुछ करना भी नहीं हुआ। इसी तरह इसके ग्रोथ एरिया अगर बढ़ते गया तो आप देखेंगे कि 5 इयर्स में ये 1.90 लाख हो गए। It is an assumption. Yes. It is an assumption. यस सर, It is not a fixed amount. इट इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट। आप बाजार ऊपर नीचे होते रहता है, कभी लगता है कि वो कम भी हो गया, हाँ लॉस में भी जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि 10 का हमें 100 मिल जाता है। तो ये हमारे मार्केटिंग का अप एंड डाउन चीजें है। तो आप मोतीलाल ओस्वाल में आप लगा रहे हैं पैसा कंपनी, हाँ। मोतीलाल ओस्वाल जो है मतलब वो आपका भी लगाता है तो उसका कमीशन वो ले लेता है, और लेता आपका है। इन्वेस्टमेंट को सपोज 1 लाख रुपया आप लगाए, हाँ। 1 लाख रुपया आपने ऊपर में वो उसको कमीशन काट लिया, तो फैक्चुअली आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है 90,000। तो 1 लाख रुपया आप दे रहे हैं, 90,000 का मतलब इन्वेस्टमेंट का वो शेयर मार्केट खरीदेगा, वो अपना फंड मैनेजर जो होता है फंड मैनेजर, और वो फंड मैनेजर का ऊपर डिपेंड करता है वो फंड मैनेजर किस फंड में आपको पैसा लगाता है। अगर कोई गलत फंड में लगा दिया तो फिर हमारा पैसा डूब गया। आप डूबे, हाँ डूब गया। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट हो गया। यस बैंक का क्या हालत हुआ? हाँ यस बैंक का हो गया। यस बैंक का स्टॉक मार्केट में देखेंगे इतना बढ़िया राइज कर रहा था, फटाफट हाँ, फटाफट सब उसके शेयर्स खरीदने में लगे हुए थे, और जब डाउन हुआ तो फिर खत्म हो गया। सहारा भी नहीं है। Now here is primary and secondary market. स्टॉक मार्केट में क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है कि हम डायरेक्ट बायर और सेलर्स आमने सामने होकर अपना ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट क्या है, बायर और सेलर के बीच में एक ब्रोकर होता है। बिटकॉइन बारे में नहीं बताया, बिटकॉइन हाँ बिटकॉइन भी आजकल आता है ना, बिटकॉइन वो भी है एक शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का। लेकिन सर उसमें देता भी है कि नहीं, तो बिटकॉइन में देता भी तो है कि अगर आप लगाते हैं तो इट इज ऑन योर ओन रिस्क। बिटकॉइन तो इंडिया में एक्सेप्ट हो गया नहीं, जब सेकेंडरी में आते हैं ना, सेकेंडरी मार्केट में तो हमारा क्या है, हम ब्रोकर से मिलते हैं, ब्रोकर के थ्रू हम अपना पैसा लगाते हैं। तो वो ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर हमारे पैसा को मार्केट में लगाता है और वो उसको ग्रो करता है। अब हम ब्रोकर के थ्रू अगर जाते हैं तो हमको क्या करना है, पहले ब्रोकर के बारे में जानना है, नो योर ब्रोकर। पहले उसका बैकग्राउंड वेरीफाई कर लीजिए, फिर ट्रेडिंग ऑफ नोट्स जो है, ईएमएल है, कॉल्स है, एसएमएस है, ये सब सारा उसका वेबसाइट में जाके चेक करना। फिर चार्जेस जो है, जो भी उसके स्टैम्प ड्यूटीज है, क्लियरिंग चार्जेस है, सेबी है, टर्नओवर है, ये सारा। फिर रेंज ऑफ कस्टमर सर्विसेज, म्यूचुअल फंड है, आईपी। सेकेंडरी मार्केट में पैसा लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, हमको एक अकाउंट ओपन करनी है। ये अकाउंट ओपन करने के लिए हम सबको पता है कि अगर हम अकाउंट ओपन करते हैं तो हमको पैन कार्ड चाहिए, आधार नंबर चाहिए, फोटो चाहिए, सारा तो सेम डिटेल्स है। और एक ऑनलाइन हमारा क्या रहता है, सिग्नेचर भी उसमें होता है ना, जिसको डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं, तो वो भी हमारा उसके लिए प्रूफ के लिए चाहिए। नाउ कम्युनिकेशन फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर पोस्ट अकाउंट ओपनिंग, ये क्या है कि जब अकाउंट ओपन हो गया तो हम उसके एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यूजर आईडी, पासवर्ड, कंप्लेंट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नोट, स्टेटमेंट्स और वीकली बैलेंस, ये सारी चीजों पे नजर हम बनाए रख सकते हैं कि फिर हम उसको उसके वेबसाइट पे जाके कि हमारा पैसा कहाँ गया है और कैसे कैसे वो मार्केट में यूज हो रहा है, हम उसको देख सकते हैं। How do I receive on and after account opening? Communication from exchange. ईमेल में जाएंगे, फिर एसएमएस और ईमेल अलर्ट करेंगे, और वीकली बैलेंस और फंड्स और सिक्योरिटीज के माध्यम से हम सारी चीजों से अवगत होते जाएंगे। फिर व्हाट डू आई डू दिस फॉर इंफॉर्मेशन, हमको करना क्या रहेगा, तो हमको रीड एंड अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट्स है, वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई होता है। कभी कभी हमारा पैसा गलत जगह लग गया तो हमको लगता है कि गया, तो इस तरह अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमको सारे इंफॉर्मेशन डिटेल्स में हम खुद भी चेक कर सकते हैं। Now how do I receive on and after account opening? तो मोड ऑफ ऑर्डर प्लेसमेंट, विजिट टू ब्रोकर्स ऑफिस, आप उसके ऑफिस भी जाके कर सकते हो, ट्रेड वाया फोन कॉल, देन थ्रू ईमेल भी आप स्टॉक ब्रोकर्स से डिटेल्स ले सकते हो, बाय यूजिंग स्टॉक ब्रोकर्स वेबसाइट और ऐप भी है। आजकल तरह तरह के ऐप्स आते हैं, कभी कभी मोबाइल में आता है ना ऐप्स आ गया, ऐप आ गया, कुछ इस तरह के नोटिफिकेशन आ गया कि आपने इतने यूरो पॉइंट जीते,
एक नंबर दे रहे, एक लिंक जा रहा है, आप उसको क्लिक करो। अगर हम क्लिक कर दिए तो क्या हो जाएगा, हमारा सारा इंफॉर्मेशन हाईजैक हो जाएगा। हो सके तो हमारा बैंक भी हार्ट अटैक दिया जाए कि हमारे सारे मेहनत की कमाई चली गई। तो ये सब जो है, ब्रोकर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्डिंग ऑफ ऑर्डर प्लेसमेंट सच एज वॉइस रिकॉर्डिंग, ईमेल एंड रिटन कम्युनिकेशंस आल्सो। देन पोस्ट ट्रेड पे इन एंड पेमेंट आउट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज, ये हमारा बायर और सेलर दोनों का कि पेमेंट पे इन ऑफ फंड्स, कैश ट्रांजेक्शन भी इसमें हो सकता है, और सिक्योरिटी शेयर शुड बी रिसीव विद इन 24 आवर्स। अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारा विद इन 24 आवर्स में हम अपना पैसा को विड्रॉ भी कर सकते हैं। सेकेंड इज सेल ट्रेड में क्या होता है कि कंफर्म अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स प्रायर टू ट्रेड, ट्रांसफर बाय टीआर, टर्म 1 day and this is term +2। नाउ सोर्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस, अब जो ड्यू डिलिजेंस है उसके क्या क्या सोर्स है। स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट है जिसपे जाके हम अपने सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट है उसको हम चेक कर सकते हैं, इंडस्ट्री रिसर्च उसको भी देख सकते हैं, और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम अपने सारे स्टॉक एक्सचेंज जो इक्विटी में पैसा लगा है हम उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑन व्हाट बेसिस डू यू मेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हमको लगता है कि हम इसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बैंक्स में और तरह तरह के स्कीम्स में पैसा फंसाते हैं, लेकिन अगर इक्विटी में पैसा लगाए कि यहाँ हमारा पैसा का ग्रोथ बहुत जल्दी होगा, कि हर कोई जल्दी कमाना चाहता है, ज्यादा कमाना चाहता है, तो लगता है कि जहाँ पैसे की ग्रोथ अधिक हो, जहाँ इंटरेस्ट ज्यादा मिले और हमको कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, तो हम वहाँ प्लान को इन्वेस्ट करें। तो वहाँ क्या है कि हमको क्या क्या एरिया से जिसके ऊपर में हमको सर्च आउट करना है, तो दैट इज ट्रस्टेड एडवाइजर्स एडवाइस। फिर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ऑन टीवी, आजकल टीवी में भी बहुत सारे ऐड आते रहते हैं, बजाज एलायंस का है, म्यूचुअल फंड्स के है, मुथूट फाइनेंस है, गोल्ड लोन है, तो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिसके माध्यम से हम कहाँ अपना पैसा को लगा सकते हैं, इसको हम इजीली चेक कर सकते हैं। ऑन योर ओन रिसर्च, अदर इज हॉट इन्वेस्टमेंट टिप्स कि कितना पे हमको कितना % मिल रहा है, कितने समय में हम उसकी कितनी ग्रोथ को देख पाते हैं। फ्रेंड्स की एडवाइस पर कि कभी कभी होता है ना, जैसे मैंने भी पैसा लगाया, सर एक बार म्यूट कर दीजिए, उसको पॉज कर दीजिए। जब हम पैसा वहीं लगाते हैं जहां हमारा हमको एश्योरेंस होती है कि हमारी ग्रोथ होके हमको पैसा वापस मिलेगा। अगर हमको पता चले कि ये ग्रोथ ही नहीं होगा तो हम लगाएंगे क्या पैसा वहां? हम पैसा वहां नहीं लगाएंगे। तो ये सब एक ऐसी चीज है जहां हम सारा चीज को जांच परख के अपने पैसे को सेविंग्स को लगा सकते हैं। दैट इक्विटीज इन इन्वेस्टिंग, इसमें क्या है कि टाइम, एक्सपर्टीज एंड कांस्टेंट अटेंशन, ये 3 चीज पे हमको फोकस करना है कि हमको टाइम भी देखना है कि हमारा कितना समय में हमको कितना दे रहा है, उसमें हम एक्सपर्ट भी होने चाहिए। अगर आर्ट्स के टीचर को मैथ्स पढ़ाना दे दिया जाए तो उनके लिए बड़ा टायरिंग टाइम हो जाएगी। Am I right or wrong? कि भाई मैथ्स का जाके अरेंजमेंट क्लास ही लेना है या अपना रेगुलर क्लास लेना है तो हम क्या करें? तो एक्सपर्टीज इस मामले में भी होना जरूरी है कि हम किस एरिया में पैसा को फंसाने जा रहे हैं और वहां से हमको कितनी सोर्स या उसका ग्रोथ जो है हमको कितनी। This is National Pension Scheme Plan. This is run by Government of India. ये नेशनल, जैसे हम लोग टीचर से तो हमारा क्या है कि हमारा ईपीएफ कटता है, सबका कटता होगा ईपीएफ, तो उसमें हमारा पैसा जो है मैच्योर होकर के 60% हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं और उसमें 40% हमारा पैसा लॉक हो जाता है। वो 40% पैसा लॉक होकर के वो मार्केट में जाता है, वहां से वो पैसा वहां ग्रोथ होता है। अब वो पैसा ही हम लोग को क्या ये होता है, एक पेंशन की तरह हमको मिलती है। जैसे नेशनल पेंशन स्कीम एम टू प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम टू इट्स सब्सक्राइबर्स, while there are options like PPF and EPF which also offers old age income post retirement. NPS gives an individual an opportunity to invest in equity markets to get better returns that can beat inflation in a long run. Then some key benefits of NPS. What is that? To give your market linked return
एक्सट्रीमली लो कॉस्ट, ये लो कॉस्ट नहीं है, हम लोग को ज्यादा इसमें बेयर नहीं करना था। नो कैप, नो इन्वेस्टमेंट, cost the tax benefits and ensure regular income post retirement। ये एक तरह से हमारे पास एक वेपन का काम करता है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो इसके माध्यम से अगर हमको पेंशन मिलती है तो एटलीस्ट हमारे जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स होती है उसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। एक चीज बताना चाहिए आपको, 50,000 तक आपको रिडक्शन मिलेगा इनकम टैक्स में। हाँ, इसमें हमको टैक्स में भी रिडक्शन मिलता है। अगर हमारा एनपीएस है तो हमको टैक्स में भी रिडक्शन मिलता है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान किया है वो पेंशन सिस्टम जो विड्रॉ करके वो एनपीएस में पैसा दे रहा है। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जो सर्विस करते हैं उनको एनपीएस में बहुत फायदा है, क्योंकि हम लोग का नहीं, हम लोग अपना 100 मोटर कटेंगे, जैसा मैं कर रहा हूँ, मेरा कटा हुआ है। नहीं तो ऑनलाइन में आपको मोबाइल में होगा, पहले बैंक में करना पड़ेगा, पहले कोई बैंक में जाकर उसको अप्लाई करिए, खोल देगा एक बार, उसके बाद मोबाइल से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मोबाइल में आ जाएगा आपका एनपीएस, आप लोड कर दीजिए और 50,000 तक आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। और आप कीप योर मनी लाइक 2 lakhs अराउंड, हाँ आप रख सकते हैं, लेकिन 50,000 तक आपको पैसा फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। Then NPS subscribers can open 2 accounts, tier 1 and tier 2. Tier 1 जो है वो आपका you cannot withdraw money from it bearing a few specific conditions. यहाँ पे conditions होते हैं। And tier 2 is just like an open end mutual fund. Tier 2 account does not offer any tax incentive. ये ऊपर वाला जो tier 1 है हमारा tax intensive हमको कवरेज देता है, लेकिन tier 2 हमारा tax intensive कवरेज नहीं देता है। हाँ, tier 2 ये mutual fund के जैसा है। जैसा होता है हमारी टायर 1 में कितना पैसा आपका है, दो जब वो पहले जो एनपीएस अकाउंट खोलेंगे आपको 2 जगह में पैसा रखना पड़ेगा कंपल्सरी, टायर 1 टायर 2। उसके बाद आप टायर 1 में कम पैसा रखिए, लेकिन टायर 2 में, टायर 1 आपका ज्यादा पैसा सेफ है और टायर 2 फ्लेक्सिबल है, वहाँ आपका इंटेंसिव उतना नहीं कवर करता। सेकेंड इज नेशनल पेंशन स्कीम, इसके अंडर में एपीवाई है, अटल पेंशन स्कीम। ये हमारे जो पोस्ट ग्रेड एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि एटलीस्ट उनको लमसम 1,000 से 5,000 तक उनको पेंशन मिल पाएगी, जिससे वो अगर इस स्कीम को अडॉप्ट करते हैं तो उनको इससे राहत मिलेगी, वो अपना भरण पोषण इससे कर सकते हैं। तो नहीं 18 साल जो ऊपर है, 18 to 40 years, the age group of joining it is given 18 to 40 हाँ 18 to 40 years इसके एज है। फिर ऑफर जॉइंट्स लाइक लाइफ पेंशन, पेंशन, हाँ, और उसके बाद अगर स्पाउस की डेथ भी हो जाती है तो भी ये कवरेज देती है, ठीक है। Now these are the fund stability, equity, hybrid and debt। ये हमारा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है, मॉडरेटली एग्रेसिव इन्वेस्टर और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए है। नेक्स्ट इज एसआईपी प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो द एंटीडोट टू योर रिटायरमेंट गोल्स। इसमें एसआईपी प्लान क्या है कि हमारा हमको ना बैंक जाना है, ना हमको ट्रांजेक्शन करना है, वो हमारा अकाउंट से ही पैसा जो है डेबिट होते चला जाएगा। जो हम 500 करता रहे या 1,000 करता रहे, और ये हमारा ऐसा पैसा है कि इस पैसे को रख के आप भूल जाइए कि हमें पैसा रखा है। कभी होता है ना, हम छुपा के, लेडीज छुपा के हम लोग पैसा रखते हैं कि हमें पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास पैसा है। तो ये एसआईपी भी उसी तरह है कि ये धीरे धीरे ये ग्रो करता है। तो ये ग्रो जब करता है तो वह फिक्स अमाउंट एक फिक्स पीरियड में जाके फिर हमको मिलता है, इसको हम रख के हम भूल जाते हैं। जहाँ ये पैसा जो है मार्केट में डेवलप करता है एट रेगुलर इंटरवल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द मार्केट आर गोइंग हाई और लो। अगर मार्केट ऊपर नीचे नहीं हो रही तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा इतना फिक्स है। तो उसके बाद में हमको जब हमारा मेच्योरिटी की टाइम आएगी तो हमको एक फिक्स अमाउंट राशि इसमें एक डिसिप्लिन अप्रोच के तहत मिलेगी। जैसे अगर हम 5 साल के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 5,000 करते हैं तो 5 साल में अगर मंथली हम 5,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 5,000 5 इयर्स में ये 5,000 हमारा कितना हो गया, हम कितना जमा किए वहां पे 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया अगर हम ये 8% और 10% मत देखिए, ये 12% और 50% में जाएंगे तो हमारा ये 3 लाख जो है 12% के रेट के हिसाब से 4.1 लाख हो गया और 15% के हिसाब से 4.5 लाख हो गया। तो यहाँ हमारा ग्रोथ कितना हुआ, लगभग 1.5 लाख रुपया। देखिए मैडम, कोरोना काल में ना मेरा एक तो ऐसा भी था 3,000 कोटक महिंद्रा और मोतीलाल ओसवाल पूरा कोरोना काल में डाउन होते रहा,
जैसे प्रिंसिपल में हमसे कटने लगा तो हम तुरंत उठा लिए, नहीं तो थोड़ा लॉस हो गया। उसके बाद कोरोना पीरियड के बाद जब कोरोना सुधरने लगा तो फिर उठा। कोरोना पीरियड में तो बहुत सारी चीजें इफेक्टिव हुए सर। अगर हम सबसे ज्यादा बेस्ट इन्वेस्टमेंट में होता है, जितना मेरा समझ में है, वो है आपका जमीन, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बट ये सब भी सर जो है, लेकिन वो रियल को रियल पाना बड़ा मुश्किल होता है। सर इसमें रिस्क कवर नहीं हो पाता। इसमें सर रिस्क कवर हमारा हो जाता है कि अगर हम लगाए हैं तो कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। जमीन में अगर जमीन में इन्वेस्ट किया, गलती से वो जमीन कहीं हाथ से निकल गई या किसी झमेला में फंस गया कि चलो एक ही जमीन को 4 लोगों के साथ बेच दिया, तो वो तो हमारा पैसा गया। वही बात है। हाँ, तो वो रिस्की है। वो हमारे लिए एक बेट के जैसा हो गया कि अगर जीते तो हमारी रही, हार गए तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पैसे का ग्रोथ एसआईपी में अगर स्टेज मनी को फंसाते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के हिसाब से, तो हमारा 3 लाख, 6 लाख, 12 लाख, 18 लाख, 24 लाख जो है 12 और 15% के अमाउंट से ये बढ़ के अगर 40 इयर्स के लिए छोड़ देते हैं तो 24 लाख जो है हमको 5.8 CR देगा 12% के हिसाब से। हम लोग तो मर गए थे, तो हमारा बच्चे लेके पैसा सर और क्या, इसका भी उपाय है, इसका भी उपाय है सर। तो अगर ये सब होता है तो हम इसके चक्कर में भी फंसते हैं। हाँ, इसके चक्कर में भी फंसते हैं कि आपका OTP है, शेयर कीजिए, और हम शेयर कर देते हैं तो हमारा खत्म हो जाता है। फिर इसमें लॉटरी सिस्टम भी होती है कि आपकी लॉटरी निकली है। मुझे कुछ दिन पहले कॉल आई थी, मैसेज आया था कि आपका कोटक महिंद्रा से कुछ करके फाइनेंस में आपने इतना अमाउंट जीता है, इतना इनकम जीता है, आप अपना शेयर करो। और मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा मैसेज आया, तो मैं हाँ कर लो। उसके बाद अगर तुम्हारी गई पैसा तो मेरे सामने नहीं रोना, ये सब सारा फ्रॉड है। मैसेज को ओपन भी नहीं करना, मैसेजेस को लिंक पे क्लिक भी नहीं करना। बच्चे आजकल के बच्चों को क्या होता है कि जरा सा फुर्सत मिली नहीं कि मम्मी पापा का मोबाइल को जरा देखे तो गेम एक अकाउंट नंबर रखिए, फोन नंबर, वो फोन नंबर किसी को शेयर मत करो, वो बैंक के साथ शेयर है। बाकी जो फोन नंबर में सब यूज करें जिसमें पैसा नहीं लगे। अच्छा, कौन सा ऐसे टीचर होंगे जिनका की अकाउंट इतना सारा होगा जिसमें हम लोग रख पाते हैं, नंबर इतना सारा कर पाते हैं? आजकल मोबाइल का चार्ज कराना भी तो बहुत मुश्किल हो गया है। ये लोग करते हैं, जहाँ जिसके पास करोड़ रुपया है ना, हाँ, तो वो बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट है उनके लिए पॉसिबल है। हम लोग जो मिडिल क्लास को बेयर करते हैं, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। फिर ये सब हमारे कुछ स्कीम्स है जिससे हम अपने फ्रॉड से बच सकते हैं। Now be aware of frauds, avoid them. How? Be aware of the various types of online fraud and be alert. Make sure your internet connection is secure and use smart and verified apps only. बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी आते हैं जिसको हम लोग लालच में डाउनलोड कर लेते हैं। पता चलता है कि बहुत तरह के अनर्गल मैसेज आ रहे हैं और फिर हमारा पैसा भी कट रहा है। तो ये सब ऐप से भी हमको बचना है, क्योंकि फंसाने के लिए क्या होता है, अगर चिड़िया को फंसाना है तो हम पहले दाना डालते हैं। तो ये फ्रॉडर्स भी ऐसे ही करते हैं, कुछ ना कुछ फंसाते रहते हैं। सर्विस होल्डर हो गया, सर्विस होल्डर। हाँ, वो यही काम करने के लिए। हाँ, इंडिपेंडेंट सर्विस होल्डर हो गए कि लॉटरी लग गई तो लाखों का माल लिए। जैसे हम लोग स्कूल खोले उस तरह वो लोग खोल कर बैठे हैं, उनका पास नौकरी करते हैं लोग। Now, investors' due diligence: no cash dealing, no assured returns. Do not sign blank KYC. Read truly before signing. ऐसे भी हम लोग बिना पढ़े लिखे कोई पेपर साइन नहीं कर सकते। अगर साइन कर दिए तो फंस गए। Do not deal with unregistered intermediaries. Do not share password. Do not keep funds idle with the stock brokers. हमारा जितना अगर हम इक्विटी में पैसा लगाए हैं तो अपने सारे डिटेल्स जो है अपने ब्रोकर के पास छोड़ के नहीं बैठ सकते, कि हो सके हमें पता भी नहीं, हमारा सारा डिटेल्स को लेकर के हमारा पैसा लेके उड़ जाए, हम कहाँ खोजने जाएंगे? अभी हुआ ना, पैसा लेकर के नाम नहीं लेंगे, चल रही। तो गवर्नमेंट को कितना इसमें लॉस हो गया। हुआ था ना कोरोना काल के पहले में जो इंडिया से खराब हो गए थे। इन्वेस्टमेंट में बेस्ट प्लान है, don't put your all ball in one basket. Yes. Heron catch
उसका नाम है बढ़िया है। अब जब हम सेविंग करते हैं ना, तो हमारा सेविंग जो है, हम चाहते हैं कि एक ही जगह सारा कर दे, तो ये भी गलत हो जाता है। हमारा जो सेविंग है, हमको उसको पार्ट बाय पार्ट अलग अलग गोल्स में डालना चाहिए, ताकि अगर एक हमको नुकसान दे दे रहा है तो दूसरा से फायदा हमको मिल सके। हाँ, तो वो हमको, जैसे आप लोगों को याद होगा कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो क्या करते थे, टैक्स सेविंग के चक्कर में LIC खोलते थे, कुछ इन्वेस्ट कर लिया उधर, कुछ इंदिरा विकास पत्र में कर लिया, कुछ किसान विकास पत्र में खरीद लिया, NSC पेपर खरीदते थे। तो ये तरह तरह के मोड होते थे जहाँ वो सेव करते थे और अलग अलग टाइम पीरियड में, मेच्योरिटी में अलग अलग इंटरेस्ट के साथ उनको पैसा मिलता था। और इंफ्रावर्ड भी है, बहुत अच्छा है इंफ्रावर्ड। वो फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा होता है, 5 साल में इतना पैसा आएगा, 10 ईयर्स में डबल होगा, लिखा हुआ है राइटिंग में, वो देता है पैसे इंफ्रावर्ड। अब हम अपने सेविंग्स जब इतने कर लिए हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो नॉमिनेशन। हम लोग अभी को लगता है कि EPF का जो डिजिटलाइजेशन हुई है, तो हम लोग को बहुत सारे डिटेल्स ऑनलाइन उसमें सबमिट करना पड़ा है। बहुत सारी चीज हम लोगों ने EPF ऑफिस को साइड किया है, उसमें नॉमिनीज का भी कॉलम था। तो ये आज भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड में ना बहुत सारे ऐसे पैसे पड़े हुए हैं जिसको क्लेम करने वाला कोई है ही नहीं। और ये गलती कहाँ हुई? नॉमिनेशन। जब हम अकाउंट खोलते हैं, हम पैसे सेव करते हैं, तो हम जिस भी मोड में हम रखें तो नॉमिनी जरूर रखना चाहिए, ताकि हमारा जो वो मनी है, हम तो बचत करते हैं, हम अपने घर की कमाई को ही कहीं से लेके तो आते नहीं है, तो उसका हक सही इंसान को मिल सके। तो ये चीज है नॉमिनेशन। अगर हम नॉमिनी नहीं रखेंगे तो हमारा पैसा गवर्नमेंट के खाते में ही रह जाएगा, हमारा नहीं होगा। Facility that enables an individual, including sole proprietor of sole proprietary concern, to nominate a person who can claim the investment proceeds held by the individual or the redemption proceeds in the event of death of the individual। अगर उसकी डेथ भी हो गई है, तो वो नॉमिनी क्लेम करके उस पैसे को वहां से ले सकता है। If investment proceeds are held jointly by more than one person, all joint units holders are required to together nominate a person whom all the rights in the investment proceeds would vest in the event of death of all joint unit holders। अगर joint account भी है तो भी उसमें नॉमिनी जरूर रखिए किसी तीसरे को, ताकि आपका जो वो अथॉरिटी उसको मिल सके कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका वो रिकवरी मिल सके। नॉमिनेशन कैन बी मेड ईदर एट द टाइम ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ परचेज ऑफ यूनिट्स एंड ओपनिंग ऑफ अकाउंट और subsequently। Nomination once made can be changed subsequently any time, any number of times। ये आप कभी भी कर सकते हैं जब आप अकाउंट ओपन करते हैं। Now why it is important? ये एक प्रूफ हो जाता है, ये एक प्रूफ हो जाती है उसके पास में कि हाँ ये जो इंसान नहीं रहा, तो इसका ये ऑथराइज पर्सन है जिसको हम उसका जो सेविंग है, जो इन्वेस्टमेंट उसने कर रखा था, हम उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम ग्रीवेंसेस। कभी ऐसा होता है कि हमने नॉमिनी भी भरा है, कुछ उसमें ऐसा भरा जाता है गलत, जिसके चक्कर में हमको पैसे, खुद का पैसा लेने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, एफिडेविट बनवानी पड़ती है कि ये प्रूफ दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं ही रियल हकदार हूँ इसका। तो उसके लिए अगर हमको चक्कर लगाने होते हैं तो थ्रू वायर नहीं जाके हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। फॉर बैंकिंग प्रोडक्ट्स यू मे रीच आउट टू बैंकिंग but some if you are not happy with the grievance resolution of banks। For capital market products, you can reach out to SEBI complaint redress system or SCORS। If you have a complaint related to insurance policy, you may reach out to IRDAI grievance management system IGMS। If you have a complaint related to NPS, you may reach out to PFRDA Ombudsman। Now this is the summary what investment we have done ना, कि हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है
का समराइजेशन है कि ये क्या हमको टारगेट को देगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज द की टू अचीविंग गोल्स इंक्लूडिंग रिटायरमेंट। ये हमारे रिटायरमेंट के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है जिसको हम लोग अचीव करते हैं। इन लॉन्ग रन इक्विटी इज द बेस्ट ऑप्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन। Regular investing through SIP is the ideal way to secure retirement. Protect your life and health through insurance. Be an informed investor. Use digital payments smartly, but be watchful of frauds. Raising advance through a proper process will help you in getting redressal of your satisfaction. ये कुछ है जिसके की फैक्टर्स है जो हमारे क्या करते हैं, हमारे सेविंग्स को, हमारी बचत को लास्ट में हमको फ्रूटफुल बनाते हैं, तभी हमारी लाइफ क्या होती है। So now I would like to know your opinion. हम लोग सबको ही चाहते हैं कि हमारी सेविंग हो, हमारे लाइविश लाइफ जिए, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, बच्चे भी अच्छे हो, उनकी भी लाइफ को हम सिक्योर कर पाए, तो इन्वेस्ट करते हैं। तो नाउ आई वांट टू नो व्हाट फीडबैक इज फ्रॉम योर साइड फॉर दिस सेशन। I will request principal sir to give his feedback. So actually, this is completely a individual difference, because all of you are intelligent, educated, and you know all those things. What Madam has told, but Madam has brought all those things together to and present before you, so that you can analyze yourself that where you are and where you will should be in future. So investment plan is very nice. If the investors are very good, then if you are investing, then it is good. But in India like country, we are always seeing the industrialization. Mostly the infrastructure investment is very good, long-term investment. FII and FDI. The two types of investment you will find in the stock market. So FII is short-term investment, but FDI is long-term investment. So in long-term investment, if you, what Madam said, that you will throw the money in SIP and forget that how much money is going from your pocket every month. You try to ignore it and forget it for 20 years or 50 years or 15 years. After that, you will see a very handsome amount will be in your account. It is all I have seen also in my one person was in MCL and kept money in SIP and forwarded. And the investor asked him, please come and take your money. It is already a huge amount. He could not believe it. The money was in some crores. So he is lucky in that respect, because this market up and down always. Market up and down. If you are spending money, then you are getting some नाप आता है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना नाप में है, और उसके बाद अपना अमाउंट कितना है आप देख लेंगे. So many people, those are unlucky, they get loss. So many people, those are very lucky, they get profit. And most important thing is that whenever you are investing the money, your amount in SIP is whenever the money is going to them. And at that time, if the market is down, then you can get more. Then when that value will be rise, then automatically position suppose 10 rupees will be 15 rupees. Then automatically your share value will be rises. So that's why very top to be make sure of it. Definitely these people, they say that 18% rate of interest you will get. No bank will give you. Okay, but there are some ways. Equity, if you spend on invest your money in equity, everything, then to some extent risk can be avoided. But of course less profit will be there, but risk will be avoided. Long term investment, equity.
But if you will mutual fund completely, absolutely, then it is your luck. If you are lucky, then you will get more money. But definitely, Buffett Buffett, Warren Buffett. Huh? Warren Buffett. Warren Buffett. Warren Buffett 94 years. is a very talented fellow. The share market का तो उनका तो मैंने father बोलते हैं ना, father बोलते हैं. तो वो he said that you should not keep all the eggs in a same bucket. You have to invest money. You have to save money. You have to purchase land. You have to purchase gold. You have to purchase gold bond also. So, in the NPS also, LIC also, because LIC, because if you will not purchase the medical insurance, then what will happen? If you will suffer from a disease, then all of your money will go in vain. जीवन काल का जितना पैसा सेव किए थे एक डिजीज में चल जाएगा. आज का डेट में फाइनेंशियल मेडिकल एक्सपेंसेस इतना ज्यादा है तो मेडिकल एक्सपेंसेस को कोई भी एक छोटा सा डिजीज आप सह नहीं सकते. इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको समझना है 25,000 हमको देना है. आपका पूरा इनकम से 25,000 देना है या 22,000 रुपया देना है, लेकिन 22 लाख या 1 करोड़ रुपया आपसे नहीं जा रहा है, तो उसमें आपका जीवन कल्याण हो जाएगा. इसलिए इंश्योरेंस भी करना चाहिए. पैसा चाहे वो आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको कर देना चाहिए. कुछ पैसा आप ऐसे छोड़ दीजिए ऐसा करके, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप गरीब नहीं हो पाएंगे. आप माथा में हाथ नहीं रखकर बैठेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, हंसते रहेंगे जीवन भर के. अरे बढ़िया से मैडम समझाया सब चीज को. Thank you very much. A very good session indeed. It is a very good session. Thank you, sir. And I think all of us we are benefited. And same thing, I would like to request you all to make it disseminate to the students, particularly after 9 class onwards. Students should be trained about this. They should know also, because in India we are thinking to keep our future, to make our future. For our future, we are thinking after 25. But in foreign country, after during the time of matriculation time, 8, 9, 10, they are thinking how they will be rich and how they will keep their money where and where, how. They know, they understood. That is the only way. If we start investing in early period, Yes. Earning, then only we can. Madam, my friend is working in Cincinnati, USA. He said that there is a system in USA that the child may be very rich from background, but the mother will drop the child in the fast food shop. Suppose morning time they will their day school they will come, and evening time they will work. If they will come evening school, then daytime they will work, and they will drop the child in the fast food shop. They will work, and after that, when the mother will come from the duty is over, they will take the child from that shop to the home. So how much money will be saved by the parent of that child will be handed over to the child after the child will pass matriculation. So that money, it is the duty of the parents, because child is a very small child, he doesn't have any brain to invest the money in anywhere. So it is the duty of the parents to think of the child and where the money will be saved, where at the time of child earning during his childhood, that money the parents will invest and save different type of investment pattern, and the money will be definitely, they will rotate the money in the market, and after that the amount, whatever the amount, the accumulated amount will be generated, that money will be given to the child, and the child has to leave the home. The child cannot stay in the house of the parents. The child has to live separately, and after further education like plus 2 or graduation, everything, the child has to bear his cost by himself or herself. So that is the system in foreign country. But in India, we love our children very much. We don't allow our children to invest money in that way or do some work. Our social prestige will go, everything. So these are the things, some odd, different things we are having. So that's why our country is very difficult to invest the money, or because it, what do you call that? Professor Stigler said, the actually strategy, economic strategy can be given to a
developed country, a single strategy can work in all the developed country. But there is no single strategy to work in all the underdeveloped countries. So India is underdeveloped country, Nepal is underdeveloped country, Pakistan is underdeveloped country. But whatever the strategy planning, economic planning and strategy will be implemented in our country, the same strategy planning cannot be implemented in the Pakistan or in Nepal or any other country. Different strategy will be for different country. Amartya Sen got Nobel Prize. He worked on Bangladesh economy. So, because according to Stigler, underdeveloped countries are just like giraffe, whose shape and structure one cannot imagine unless one sees it. जिराफ अगर नहीं देखा है बच्चा, ना फोटो देखा है ना जिराफ को देखा है, जिराफ ऐसा है, उसका माथा ऐसा है, इसका माइंड ऐसा है, नेक इतना बड़ा है, और जितना भी आप से समझा दीजिए, वो समझ नहीं पाएगा जिराफ कैसा होता है. तो इसी तरह से स्टिगलर ने बताया, like the underdeveloped countries like that, because our attitude, food habits, working habits, everything is different from developed country. So that's why it is very good initiative by CBSE that financial literacy is going on in all the schools. First of all, the teachers will be literate. After that, or educated. Then after that, the child will be educated. It's a very good idea, very good move. Let us hope that it should be successful, and all of us, if you earn more, our country will be rich. If you earn less, our country will be poor. Okay. So that's why if somebody is earning less, so he should think that somebody Adam teacher is there here in our school. If he is knowledgeous, he can earn more than the PGT. Because if he knows, he or she knows the investment planning, then he can make a good plan of herself, then he can earn more than the PGTs. I know a person in DAV, his income is more than 2-3 principals. Because he knows trading, no? He's having that demat account. Demat account he's having. He is earning a lot of money. Sometimes I heard that, sir, 3 lakhs, today I got 3 lakhs loss. 3 lakhs loss? तो मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा. आप समझ गए? लेकिन हम तो आश्चर्य होते हैं, बड़ा इजीली बोलता है 3 लाख आज लॉस हो गया मेरा. फिर वो देख से बोलता है मेरा अभी 7 लाख प्रॉफिट हो गया है. मैं तो तुमसे गजब कहानी. तो ये बात है. तो इसलिए इन्वेस्ट इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉमर्स these are the things very very important for all of us. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you for इसलिए अपग्रेड के पीछे मत जाइए. अभी सब अपना इन्वेस्टमेंट करिए. स्कूल कुछ नहीं देगा, स्कूल एक बार पढ़ाई देगा, हम लोग टीचिंग करेगा, एजुकेट करेगा, ताकि आप लोग